हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज पार्ट 2 लेके आए हैं। हमने याद हो तो आपको लास्ट पार्ट में हमने रोका था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे जब मैंने रोका था, जब लास्ट पार्ट ये ही चैप्टर का, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस फॉरेस्ट को जो कंजर्व करने में जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं फॉर देयर पर्पस और विदाउट देयर पर्पस, उनको बोला जाता है स्टेक होल्डर्स। तो यहीं से वहाँ से ही आगे हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो चार तरह के लोग हैं स्टेक होल्डर्स में। एक तो कौन होते हैं, जो फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट और नियर बाय फॉरेस्ट जो रहते हैं, जो ट्राइब्स वहाँ पे रहती है, ठीक है, जिन्हें वो आदिवासी भी बोला जाता है वो। फिर सेकंड कौन आते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट, जी हाँ, वो भी क्यों समझाएंगे आपको। फिर जो है थर्ड आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। और फोर्थ जो आते हैं, जो कि वॉलंटियर्स, एनजीओ वाले। एनवायरमेंट एंथुजियासिस्ट और या फिर वाइल्ड लाइफ एंथुजियासिस्ट, जो कुछ प्रोटेक्ट करना खुद से चाहते, सेवा देना चाहते, ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो लोग। तो ये चारों आते हैं इसमें। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्यों ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, ये भी क्यों आता है, रीज़न क्या है। तो पहली बात तो ये कि जो ट्राइब्स है जो कि फॉरेस्ट में रहती है, फॉरेस्ट के आसपास, वो लोग डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे। उनका जो भी लिवलीहुड है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है। उनका जो रहने का जो होता है वो भी, जैसे जनरली वो लोग बाम्बू से बनाते हैं, ठीक है। उनके बर्तन भी ऐसे होते हैं, वो वुड का ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ों के लिए। जो खाने के लिए भी जो है वो ज़्यादातर वही फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो फॉरेस्ट को या फिर ट्री को कट नहीं करेंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो लाइफ है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो वो गिरी हुई जो चीज़ें होगी फॉरेस्ट में, ठीक है, उसके ब्रांचेस या फिर कोई फ्रूट्स या जो भी, उसको यूज़ करेंगे, या फिर उसके कुछ पार्ट्स को, ना ही पूरा ट्री कट करेंगे। ऊपर से वो लोग ट्राई करेंगे उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको एफोरेस्टेशन करने का। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो स्टेक होल्डर मतलब दूसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट। तो क्यों, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे कि तेंदू लीव्स होते हैं, उससे बनती है बीड़ी, जो कि पीनी नहीं चाहिए, ठीक है। भले बीड़ी कंपनी वाले शायद ये देखे, उनको लगे कि भाई मैं ऐसे प्रचार कर रहा हूँ पर ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो लोग भी खुद छापते हैं ऊपर। तो ये तेंदू लीव्स जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उसमें से बीड़ी बनाते हैं, उसके सूखे पत्तों में से। तो वो क्या, इतने तो वो लोग मूर्ख नहीं हो गए ना इंडस्ट्रियलिस्ट, कि वो ट्री को ही कट कर देंगे जिसमें से उनकी इनकम आ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो वैसे भी स्मार्ट होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि उसके सिर्फ पत्तों को कट करेंगे, वो पूरे ट्री को नहीं। और ऊपर से वो लोग ट्राई करेंगे कि और ऐसे लीव्स देने वाले ट्रीज को और ग्रो किया जाए। तो इस हिसाब से वो अपने पर्पस के लिए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आते हैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। सब नहीं ऐसे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो काम ही है, गवर्नमेंट उनको इसीलिए अपॉइंट करता है कि वो फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करे। वहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट एंडेंजर स्पीसीज है, फिर वो प्लांट के हो या फिर एनिमल के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एक सेंचुरी पार्क, ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेशनल पार्क, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यही काम करता है कि भाई उनको कोई भी वहाँ पे ऐसे वो प्रोहिबिशन होता है, वो सबको वहाँ पे ऐसे एंट्री नहीं दे सकते, वो सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं। तो ये आते हैं 4 नंबर पे वॉलंटियर्स। ये तो है ही, ठीक है। जो एनवायरमेंट एंथुजियासिस्ट है, वाइल्ड लाइफ एंथुजियासिस्ट है, जो एनजीओ में वर्क करते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि कहीं पे ऐसा है कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया, पर वहाँ पे ऐसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनवायरमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चार आते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स में। अब यहाँ पे मैं आपको 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सुना हुआ, मतलब कि स्टेक होल्डर्स की हम बात करें तो उसके रिलेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सब अभी अभी हुआ है, हमारा एक्चुअली कल्चर ही ऐसा रहा है। मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है कि हमें हर चीज़ को इतना सम्मान देना सिखाया गया है, फिर वो नदियाँ हो, कोई भी फॉरेस्ट हो, हर एक चीज़ को। तो ये सालों से होता आ रहा है। यहाँ पे 3 आपको इंटरेस्टिंग मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ। पहली स्टोरी है अमृता देवी बिश्नोई की, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे, नियर जोधपुर। वहाँ पे खेजड़ी के ट्रीज का एक फॉरेस्ट, एक तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि राजस्थान में फॉरेस्ट कम है, ट्रीज कम है, प्लांटेशन कम है वहाँ पे। तो वहाँ पे खिजरी ट्रीज का एक पूरा बड़ा सा इलाका था, और वहाँ पे उसको कट करने के लिए
जब वहाँ पे आए लोग, तो इन अमृता देवी बिश्नोई ने, वो लीडर थे, उनके साथ और 363 पीपल जो है उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी उस खेजड़ी के ट्रीज को कट ना करे उसके लिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल इनके नाम पे से जो भी ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उनको अवार्ड देते हैं इनके नाम पे से, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। तो ऐसे ना इनके नाम पे से अवार्ड दिया जाता है। मतलब कि सोचो इतने साल पहले 363 प्लस अमृता देवी, मतलब टोटल 364 लोग ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी फॉरेस्ट बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। फिर ये तो बहुत ही फेमस है, आप लोग को पता होगा, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, जो कि 1970 में हुआ था, अर्ली 1970 में। ये हुआ था रेनी विलेज नियर गढ़वाल, जो कि हिमाचल प्रदेश में आया है। वहाँ पे हुआ क्या था कि एक्चुअली में ये जो रेनी विलेज है उसके आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे ट्रीज थे, फॉरेस्ट था समझ लो। और एक कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे ऐसे परमिशन मिल गई थी कि वो ट्रीज कट करके वहाँ पे वो कुछ बिल्डिंग्स या वो बनाए। तो वहाँ के लोकल विलेजर्स ने उसको काफ़ी अपोज किया, तो उनका काम शुरू नहीं हो रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे ज़्यादातर विलेज में लोग क्या काम करते हैं, फार्मिंग का, ठीक है, फार्मिंग का करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री का। तो वो लोग जो विलेजर्स थे उनका फार्मिंग में जो हार्वेस्टिंग होता है ना, तो वो लोग के लिए वो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उसके अगले दिन के लिए तैयारी के लिए वो सब फार्म में गए हुए थे। और उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई किसी ने बता दिया, कोई तो होता है ऐसा फूटा हुआ कि भाई ऐसे अभी यहाँ पे है नहीं कोई भी, यहाँ पे अभी मेल नहीं है कोई भी विलेज में, तो अभी अच्छा मौका है। तो वो फटाफट बुलडोज़र और मशीन लेके आ गए। पर जब गांव की औरतों को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों ने बिना सोचे सब की सब औरतें वहाँ पे ट्रीज को हग करके खड़ी रह गई और उनको कट नहीं करने दिया। और ये तो 1970 की बात है कि तब तो हम फ्री हो चुके थे, हमारा कानून था, ऐसे हम कट नहीं कर सकते। जैसे पहले अमृता देवी के साथ जैसे हो चुका है, ऐसा अब नहीं हो सकता था, क्योंकि अब तो हमारा कानून था, तो कट नहीं हो सका ट्री। और फिर तो ये केस ऐसा हो गया, मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गया मीडिया में और ऐसे, तो सब जगह बात फैल गई, अवेयरनेस हो गई। और गवर्नमेंट को फिर इसमें इंटरप्ट होना पड़ा और गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया और आज भी उस विलेज के बाहर फॉरेस्ट है। तो ये एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल है कि जिन्होंने बताया कि फॉरेस्ट के लिए अगर आप कुछ एक मूवमेंट करो तो वो पूरे देश में वो एक अवेयरनेस ला सकता है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये अरबारी फॉरेस्ट, ये जो है ना अरबारी फॉरेस्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि साल ट्रीज के लिए फॉरेस्ट है। साल आपको पता है बहुत ही महंगा वुड आता है, ठीक है। और ये ये जो मैं बात कर रहा हूँ मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। अब 1972 के पहले वहाँ पे काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो गया, बहुत ही चोरी होती थी वुड की, वहाँ से डायरेक्टली इलीगली कट किए जाते थे, ठीक है। और उसकी वजह से 25% जितना विलेज जो है वो डिग्रेड हो चुका था। एक्चुअली ये जो विलेज जो है 1272 हेक्टर में फैला हुआ था, इतना बड़ा, और उसमें से 25% कम हो जाना, मतलब समझो कितना बड़ा लॉस, एनवायरनमेंट को भी, गवर्नमेंट को भी। तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि जितने जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो ज़्यादातर वो मिलिट्री या फिर कानून से काम लेना चाहते थे। उसकी वजह से जो लोकल पीपल में जो नक्सलिस्ट बोला जाता है उनमें तनाव बढ़ता जाता था, ऑपोजिट होता जाता था। पर फिर आए एक ऑफिसर ए के बैनर्जी ने क्या काम किया कि अगर काम हमें करना है, अगर हमें फॉरेस्ट बचाना है, तो फिर लोकल पीपल के सपोर्ट के बिना वो नहीं हो सकता। और उन्होंने धीरे धीरे कानून चेंज करना शुरू किए, लिबरल होना शुरू हुए। और उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट दिया कि आप लोग प्रोटेक्ट करो तो हम आपको ऐसे देंगे। तो लोकल पीपल तो बहुत कम सैलरी में एग्री हो गए। अब लोकल पीपल ही एग्री हो गए इस कम सैलरी में खुद, और वो लोग ऑनेस्ट बहुत होते, विलेजर्स होते। तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि जो कट होता था इलीगल एक्टिविटी धीरे धीरे स्टॉप होती गई। और फिर 1983 तक ये जो विलेज है वो वापस, ये जो विलेज के आसपास जितने भी फॉरेस्ट है वो सब वापस रिकवर हो गया इन विलेजर्स की वजह से। और वो रिकवर होके उस टाइम पे 1983 की बात कर रहा हूँ, आज से कितने साल पहले, तब उसकी फॉरेस्ट की वैल्यू 12.5 करोड़ हो चुकी थी उस टाइम पे, ठीक है। आज तो अभी कितनी होगी। और ये जो है उनका जो श्रेय जाता है ए के बैनर्जी और उन विलेजर्स को जिन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये बात हो गई पूरी स्टेक होल्डर फॉरेस्ट की। और ये सारी जितनी भी बातें बताई इन्फॉर्मेशन वो सारी आपकी बुक में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया कि शायद आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बात करते हैं वाटर की। हम जानते हैं कि भाई 75% जो है अर्थ पे वाटर है, पर फिर भी
सब चिल्लाते रहते हैं सेव वाटर सेव वाटर। तो क्यों? क्योंकि रीज़न ऐसा है कि भाई जितना वाटर है उसमें से 97% तो सैलाइन वाटर है, मतलब कि सी और ओशन में जो कि सॉल्टी होता है। बचा हुआ 3% में से 1% वाटर जो है वो क्या है कि ग्लेशियर फॉर्म में, आइस फॉर्म में या फिर क्लाउड फॉर्म में है। बचा हुआ जो 1% है वो है सब मतलब एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। एनवायरमेंट में प्रेजेंट है मतलब कि हमारे एनिमल बॉडीज़ में, जितने भी एनिमल है उनके बॉडी में तो होगा ना, और हमारे आसपास जो मॉइस्चर फॉर्म में होता है वो। अब 1% बचा वही फ्रेश वाटर है जो कि रिवर्स और ग्राउंड वाटर में। तो ये जो है इतना कम पानी, फ्रेश वाटर हमारे पास इतना कम है, इसीलिए ऐसा होता है कि भाई सेव वाटर और ऐसे चिल्लाते हैं। बाकी हमें पता है वाटर सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है। और वाटर का प्रिजर्वेशन, वाटर को कैसे अच्छी तरह से यूज़ किया जाए, वो सारी चीज़ें हमारे एंशिएंट कल्चर में बताई हुई है, उसका हम डिस्कशन करने वाले। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर गाँव में वेल या स्टेप वेल होती है, ठीक है। तो वो जो होती है वो क्यों बनाते थे? क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रिजर्व रहता है और उसका फिर वो लोग यूज़ करते रहते हैं साल भर। उसमें क्या करते थे कि बारिश के सीज़न में सारा पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है और फिर उसको यूज़ करते हैं। जैसे आज टैंक का हम जो ले रहे हैं मतलब मॉडर्न एरा में यूज़, वो टाइम पे उन लोगों ने उसका किया हुआ था, वेल स्टेप वेल का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा ही दे रहा हूँ कूल्स, जो कि हम यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ नाम है, इसको एक डिटेल में स्पेसिफिक बता रहा हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। मैंने स्पेसिफिकली, मैंने खुद ने वहाँ पे जब मैं गया था मैंने देखा है कि वहाँ पे क्या होता है। आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश जो है हिमालयन रीजन्स में आया है और वहाँ से काफ़ी सारे वाटर के स्ट्रीम्स फ्लो होते हैं, ठीक है, जो कि फिर रिवर में मिलते हैं और एक रिवर फॉर्म होते हैं। तो ऐसी जो भी स्ट्रीम्स निकलती है ना, ये लोग क्या करते हैं उस स्ट्रीम में से रास्ता बनाते हैं पत्थर हटा के ऐसे, और हर एक विलेज तक पहुंचता है वो पानी। और उस पानी को ये लोग यूज़ करते हैं पहले इरिगेशन में और फिर अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। इस चीज़ को बोला जाता है कूल्स, जो कि 2 या 3 लोग ही, हर एक विलेज में 2 या 3 अपॉइंटेड होते हैं, वही इसको मैनेज करते हैं और उन लोग को ये पेमेंट देते हैं पूरे गाँव वाले, ठीक है। जो कि ये उसका आने का पानी का रास्ता। और पर इसमें इन लोगों की यूनिटी क्या है पता है? कितनी ज़बरदस्त यूनिटी है। जो एक फॉर एग्जांपल रिवर की ट्रिब्यूटरी गिनो या स्ट्रीम गिनो, तो जो पहले नीचे आएगा ना, मतलब पानी जहाँ से जैसे ऐसे आ रहा है फ्लो होके, तो जिसको पहले मिल रहा है वो यूज़ नहीं करेगा। जो नीचे वाले है ना वो पहले यूज़ करेगा, फिर ऊपर वो सिग्नल मिलेगा ऊपर ऊपर, और लास्ट में जो जिसको नज़दीक पानी वाला है वो लास्ट में यूज़ करेगा। ये उनकी यूनिटी है, उसकी वजह से कभी भी डिस्प्यूट नहीं होता और अच्छी तरह से सबको पानी भी मिल जाता है। वरना पहले ऊपर वाला ही ज़्यादा यूज़ कर ले तो नीचे वाले को नहीं मिल सकता। तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है उनकी, इस चीज़ को बोला जाता है कूल्स। अब ये तो कूल्स वहाँ पे इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे जैसे रीजन्स ऐसे है, ठीक है, हिमालय से इसलिए, पर हर जगह तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी सब जगह पे क्या क्या किया जाता है, डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब डैम्स आपको पता है कि कंस्ट्रक्ट करने पे काफ़ी बेनिफिट होते हैं, पर साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एक होगा सोशल, एक होगा इकोनॉमिकल और एक होगा एनवायरमेंटल। सोशल प्रॉब्लम क्या होता है कि काफ़ी सारे पीजेंट्स पीपल को क्या करना पड़ता है, अपना जगह छोड़ के वहाँ से चले जाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्मदा डैम जब हुआ कंस्ट्रक्ट, उस टाइम पे काफ़ी ये इश्यू हुआ था, क्योंकि डैम जब बनता है तो पूरा एक उसका अलग से एक रास्ता पूरा बनाना पड़ता है वो रिवर से उधर तक। तो बीच में कहीं पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, मूव होना पड़ता है वहाँ से पूरा अपना बसाया हुआ घर छोड़ के। तो ये होता है एक सोशल प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो डैम बनता है तो ऐसे तो होता नहीं है कि ला चल 100 रुपये में हो जाएगा, अल्लाह दे देता हूँ, ऐसे नहीं होता। ये कितना मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसीलिए, और ये प्रोजेक्ट्स में से गवर्नमेंट को, ये पब्लिक का ही पैसा लगता है, गवर्नमेंट जो भी यूज़ करती है, जो उनके टैक्स पे किया हुआ है। और ये पैसे जो लगते हैं जनरली गवर्नमेंट जो भी चीज़ में लगाती है जैसे रोड में या उसमें, तो उसमें क्या टैक्स से जल्दी कवर हो जाता है। डैम में क्या होगा कि जल्दी कवर नहीं होगा, क्योंकि पानी जनरली फ्री देना पड़ता है। उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसमें से भी पैसा मिलते मिलते काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये जल्दी रिकवर भी नहीं होता। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी डैम बनाना होता है तो डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही होगा, सीधी बात है। क्योंकि डैम के लिए जितनी जगह चाहिए, जितना पूरा उसके लिए कैनल का जो रास्ता बनाना पड़ता है, तो उसके बीच में काफ़ी ट्रीज आते ही होंगे, उनको कट करना पड़ता है, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम। सामने 3 बेनिफिट कौन से है, तो वाटर अवेलेबिलिटी, आपको थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल रहेगा। साथ साथ में जो
एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कच्छ, जैसे हम गुजरात की बात करें तो कच्छ जैसे एरिया जहाँ पे जैसे एरिड रीजन है जहाँ पे सूखा रहता है। ये तो इसी बार ऐसा हुआ कि 238% यहाँ पे रेन गिरा कच्छ में और पानी है, पर जनरली क्या होता है कि वहाँ पे सूखा रहता है। तो वैसे रीजन में भी वाटर अवेलेबिलिटी रहती है डैम की वजह से कि उनको एक फिर कैनल सिस्टम से वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ये एक फ़ायदा है डैम के। जो कुछ गेट्स ओपन करके नीचे टर्बाइन और डायनेमो कंस्ट्रक्ट उसके साथ रख के क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इरिगेशन जो है वो आपको उसके मतलब जहाँ पे भी डैम कंस्ट्रक्ट किया है तो फार्मर्स को उसके आसपास इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल रहता है, तो उनको रेन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो ये ऐसे उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब इंडिया में जैसे मैंने बोला कि वाटर हार्वेस्टिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स चलते हैं हमारे कल्चर में, एंशियंट कल्चर में, एंशियंट टाइम से। तो कौन से स्टेट में क्या क्या उसके नाम है, ये ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करके नोट डाउन करके याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, पक्का बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 2-3 नाम बताता हूँ, जैसे ये खादीन्स टैंक्स नदीस, ये राजस्थान में है, ठीक है। फिर यहाँ पे एमपी और यूपी का मतलब है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, उसको बुधिंग्स बोला जाता है, जो वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम होती है ट्रेडिशनल, जो लोकल लोग करते हैं विलेज में। ये सब वो उनके नाम है, वहाँ के लोकल नेम उनके स्टेट के हिसाब से जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको स्टेट वाइज याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इसमें से कुछ भी आ सकता है। अच्छी तरह से इसको 1-2-3 बार नोट डाउन करके याद कर लेना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कोल एंड पेट्रोलियम। हम सबको पता है कोल और पेट्रोलियम जो है वो अभी कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको हम पता है कि ये क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जितने जो बचे हुए थे प्लांट और एनिमल के रेसिड्यूज, उसमें से फॉसिल्स में से बना हुआ है ये है। तो ये कभी ना कभी तो क्या हो जाने वाला है, एग्जॉस्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो हमें इसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा। कभी ना कभी नियरेस्ट फ्यूचर में भी ये दो तो ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है। दूसरी बात कि इससे पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इनके बंद करने से इनकम्प्लीट कंबशन होता है कोल और पेट्रोलियम से, और उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। और ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पता है कि कितनी बड़ी इम्पैक्ट देता है वो पूरे अर्थ पे। तो ये कोल और पेट्रोलियम जो है वो हम यूज़ तो कर रहे हैं अभी ज़्यादा, पर उसके ऑल्टरनेटिव सोर्स जितने जल्दी हम सोच के यूज़ करना शुरू करें उतना पूरे अर्थ के लिए, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। उसके दो मेजर रीज़न मैंने बताया, एक तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगी नियरेस्ट फ्यूचर में, दूसरी बात कि एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्मफुल है जो उसके एंड प्रोडक्ट्स है वो, इसीलिए। तो कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर के एंड में लास्ट में बताए कि आप क्या कर सकते हो आपके लेवल पे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स में। तो पहला स्टेप आप कर सकते हो, यूज़ बाइसिकल या फिर प्रीफर वॉकिंग फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, या फिर यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इनको पहले आप प्रेफरेंस दो प्राइवेट व्हीकल अपना यूज़ करने से पहले। सेकंड, आप अगर फूड कुक कर रहे हो तो फिर प्रेशर कुकर का यूज़ ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो फ्यूल कम लेता है और कम गैस में वो जल्दी कुक करके देता है, तो प्रेशर कुकर यूज़ करना चाहिए। फिर लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए। फिर जो मैंने पहले भी बताया था कि जो ज़रूरत नहीं है वो सारी स्विच क्या कर देनी है आपको, ऑफ। जो भी लाइट है, फ़ैन है, वो सब स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपके लेवल पे आप जो परफॉर्म कर सकते हो वो सारी चीज़ें। और एक और पॉइंट इसमें कि आप रीयूजेबल आइटम्स हो सके उतनी ज़्यादा यूज़ करो। ओके, तो ये था हमारा पूरा आज का पार्ट 2, और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। जल्द ही आपको एक नए मस्त मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।